यदि हम कश्मीर के नक्शे को और थोड़ा सा बड़ा करके देखें, केवल कश्मीर को, तो आप देखेंगे कि कश्मीर जो है वो मूलतः 5 क्षेत्रों में है। एक तो जम्मू, दूसरा कश्मीर की घाटी जिसमें श्रीनगर आता है, एक जम्मू जिसमें जम्मू आता है, उसके बाद है लद्दाख, लद्दाख के बाद पहाड़ी ज़िले और उसके बाद आदिवासी क्षेत्र। इन 5 भागों में कश्मीर को भौगोलिक दृष्टि से बांटा जा सकता है और राज्य का वास्तविक और विभाजन के अंतर्गत जम्मू कश्मीर घाटी और लद्दाख भारत के नियंत्रण में है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और कश्मीर घाटी ये भारत के नियंत्रण में। अब ये जो आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र जिसे एक पाकिस्तान ने एक तरीके से आज़ाद कश्मीर का नाम दिया है, वो वर्तमान में पाकिस्तान के नियंत्रण में है। ये आप समस्या देख लीजिए कि समस्या क्या है। कबायलियों के माध्यम से उसने जो क्षेत्र हथियाया उसको उसने आज़ाद कश्मीर का नाम दिया है। वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है और वो पाकिस्तान के नियंत्रण में है। और एक जो पहाड़ी क्षेत्र है वो दोनों के बीच में, पहाड़ी क्षेत्र के जो ज़िले हैं वो दोनों देशों में इसका नियंत्रण विभाजित है। तो इस प्रकार कश्मीर का मुद्दा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो चला। अंग्रेज़ों द्वारा भारत को जब स्वतंत्रता दी गई तो मिलने की जो बात कही गई, उसके 1 माह के अंदर ही विलय को दबाव डालने के उद्देश्य से पाकिस्तान कश्मीर को दी जाने वाली खाद्य सामग्री और ईंधन इसको रोक देता है। देखिए, हम घटना की पृष्ठभूमि पे जा रहे हैं कि समस्या कहाँ से शुरू होती है। आपने इसकी भौगोलिक दृष्टि जानी, सामरिक महत्ता जानी, आपने ये भी जाना कि कैसे पाकिस्तान ने अक्टूबर 47 में अपनी कबायली सेना भेजी और अपना दबाव बढ़ाने के लिए, वहाँ के राजा को विवश करने के लिए पाकिस्तान ने एक बात और की। उसने क्या किया कि जो खाद्य सामग्री जो भेजता था इस क्षेत्र के लोगों को, ईंधन जो भेजता था, बहुत ठंडी जगह है तो ईंधन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, उसको भेजना उसने बंद कर दिया, अवरोध पैदा किया, उसकी आपूर्ति में बाधा पहुंचाई। और इसके परिणाम और इसका उद्देश्य क्या था? पाकिस्तान में विलय के लिए दबाव बनाना। दबाव बनाने का पाकिस्तान द्वारा सतत प्रयास, ताकि किस चीज़ का दबाव? कि कश्मीर के राजा पाकिस्तान में विलय होने के लिए सहमति दों। और दबाव बनाने के लिए वही कबायलियों द्वारा हमला अक्टूबर 1947 में बड़े पैमाने पर, और उसके बाद राजा हरि सिंह के आग्रह पर भारत द्वारा अक्टूबर के अंत में ही त्वरित सैनिक सहायता पहुंचाना, फिर भारत द्वारा विलय को स्वीकार करना और उसकी एवज में सैन्य बल भेजना। साथ ही भारत ने ये वादा किया कि आक्रमणकारियों से मुक्त कर देगा और वहाँ जो विधि और राजनीतिक व्यवस्था है वो स्थापित करेगा। राज्य से भारत की इसका आशय अंतर्राष्ट्रीय भारतीय पक्ष जो है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ये वादा किया कि जैसे ही कश्मीर का मामला ठीक होगा तो जनमत कराया जाएगा। विलय का प्रश्न जनमानस के संदर्भ द्वारा निर्धारित किया जाएगा। मैं फिर से दोहरा दूं, भारत ने ये वादा किया कि हम अभी तो विलय को स्वीकार करते हैं, पर जैसे ही कश्मीर में विलय का प्रश्न आएगा, जैसे ही कश्मीर में व्यवस्था ठीक होगी तो जनमानस के संदर्भ द्वारा इसके विलय का निर्णय लिया जाएगा। अर्थात जनमत संग्रह भारत ने स्वीकार किया। भारतीय जो सरकार है, भारतीय पक्ष, उसने ये भी कहा कि पाकिस्तान से आग्रह भी किया कि जब तक ये कश्मीर में किसी प्रकार की सैनिक कार्रवाई तब तक ना करे जब तक कि ये प्लेबिसिट या जनमत संग्रह नहीं हो जाता। भारत ने निरंतर ये तर्क रखा कि भारत भी वहाँ पर
और कुछ अन्य कार्रवाई नहीं करेगा। यद्यपि भारत ने स्पष्ट किया कि हमारी जो सैनिकों की उपस्थिति वहाँ है वह वहाँ के राजा के निमंत्रण पर है और आपके सैनिकों की उपस्थिति वहाँ आक्रमणकारी के रूप में है, इसलिए आप अपने सैनिकों को हटाओ और आपके अपने सैनिकों को हटाने के बाद ही जनमत संग्रह होगा, अन्यथा आपके सैनिकों की उपस्थिति में जनमत संग्रह को आप प्रभावित कर सकते हैं। तो इस प्रकार भारत ने निरंतर ये तर्क रखा कि पाकिस्तान अपनी सेना वहाँ से हटाए, कोई सैनिक कार्रवाई न करे, जबकि पाकिस्तान भारत की सेना को हटने के लिए बुलाए जाने का बार बार दबाव बनाते रहा। और भारत का पक्ष यही था कि हमें तो संवैधानिक रूप से वहाँ के राजा ने आमंत्रित किया है और हमने विलय कर लिया है। भारतीय सेना के शासक के वैधानिक आग्रह पर हम वहाँ पर उपस्थित हैं, जबकि पाकिस्तानी सेना आक्रमणकारी है। इस प्रकार क्या हो गया कि दोनों के बीच में एक तरीके से युद्ध की स्थिति आ गई। पाकिस्तान हावी होने की कोशिश करने लगा। भारत अपनी सैनिक उपस्थिति को न्याय संगत बताया। मामला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचा और मामला अंततः सुरक्षा परिषद में ले जाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 1949 जनवरी में जनमत संग्रह की बात स्वीकार की गई। भारत ने अपने प्रस्ताव में जनमत संग्रह और उसका वैध अधिकार कश्मीर जनता का, भारत की सुरक्षा का वैध अधिकार और पाकिस्तानी सेना की वापसी की बात रखी। देखिए 3 बातें उसने रखी। पहला कि जनमत संग्रह होगा, जो हमने वादा किया है। दूसरा, पाकिस्तान चूंकि आक्रमणकारी है उसे अपनी फौज हटाना होगा। तीसरा, भारत वहाँ पर अपनी फौज को सुरक्षा के लिए रखा है जो वैध है। इस बात को लेकर उसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रखी, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया, उसने अपनी फौज वापस नहीं बुलाई। परिणाम क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव पास नहीं हो पाया और उस पर एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हावी होने लगी। अंतर्राष्ट्रीय जो महाशक्तियां हैं उनकी रुचि इस मामले में हो गई कश्मीर को लेकर, और आज भी अनेक व्यक्तियों और संगठनों के प्रयास के बावजूद भी ये समस्या बनी हुई है जस की तस। इस प्रकार कश्मीर की जो समस्या है वो बढ़ती ही चली गई और भारत और पाकिस्तान के जो संबंध थे वो अब कश्मीर समस्या के आसपास घूमने लगे। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी भारत और पाकिस्तान के जो संबंध थे और भारत और पाकिस्तान की जो विदेश नीति भी थी उसका निर्धारण कश्मीर समस्या के आसपास, कश्मीर मामले को लेकर होने लगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि कश्मीर समस्या अब हमारी सभी समस्याओं की धुरी पर आ गया, उसका केंद्र बिंदु बन गया। इतनी अहम यह समस्या हो गई। यदि मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करूं तो कैसे कश्मीर समस्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करती है, इसका एक उदाहरण है कि पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर बहुमत जुटाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बहुमत जुटाने के लिए एक इस्लामी गुट बनाने का प्रयास किया। इस्लामी गुट यानी इस्लामिक देशों का एक संगठन, ताकि वो एक मत होकर विश्व के मंच पर भारत के खिलाफ आवाज़ उठाएं कश्मीर के मुद्दे पर। ऐसे ही पश्चिमी राष्ट्रों की जो व्यवस्था में सम्मिलित होने की कोशिश पाकिस्तान द्वारा की जाने लगी। सैनिक व्यवस्था, आपको याद होगा मैंने नाटो, सीटो, सेंटो आदि का जिक्र किया है। और ये कहना अतिशयोक्ति या गलत नहीं है कि पाकिस्तान द्वारा पश्चिमी देशों की ओर मुखातिब होना, पाकिस्तान द्वारा पश्चिमी देशों की शरण में जाना, उसकी एक कश्मीर मामले से प्रभावित थी, कश्मीर मामले से प्रभावित थी। इसके साथ ही पाकिस्तान चीन की ओर भी जाता है।
बिल्कुल विरोधी विचारधारा होने के बावजूद भी चीन से वो मैत्रीपूर्ण संबंध रखने की कोशिश करता है। विरोधी विचारधारा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान लोकतंत्र में विश्वास करता है। यद्यपि वहाँ सैनिक तानाशाही बहुत समय तक चली और वहाँ सैनिक सत्ता का काफ़ी प्रभाव है, लेकिन मूल रूप से वो लोकतंत्री राष्ट्र है, भारत का हिस्सा रहा है। दूसरी ओर चीन साम्यवादी देश, कट्टर साम्यवादी देश, लेकिन इन दोनों के बीच में बड़ी अच्छी मित्रता। वही पाकिस्तान अमेरिका जो पूंजीवादी देश है, उसके साथ भी अपनी मित्रता बनाए रखने में सफल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर मामले को लेकर अपनी विदेश नीति में पूरा परिवर्तन कर देता है और सभी का उद्देश्य, ये सारी जो पाकिस्तान की जो गतिविधियां थी, इसका उद्देश्य था कश्मीर के मामले में भारत के विरुद्ध समर्थन जुटाना। चाहे वो इस्लामिक गुट की स्थापना की बात हो, चाहे पश्चिमी देशों की तरफ जाने की बात हो, चाहे चीन के साथ मित्रता बढ़ाने की बात हो। एंग्लो अमेरिकी तथा चीनी दबाव, इंग्लैंड अमेरिका चीनी दबाव भारत पे बढ़ने लगा कश्मीर मामले को लेकर। अमेरिका और इंग्लैंड पाकिस्तान के पक्ष में राग आलापने लगे। चीन भी पाकिस्तान की तरफ एक तरीके से आ गया। इस दबाव के मद्देनज़र भारत को अपनी विदेश नीति में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ा और उसका झुकाव स्वाभाविक रूप से रूस की ओर हो गया। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का ये काल है। शीत युद्ध का काल 1945 से 1990। तो यदि कोई देश अमेरिका का मित्र है तो रूस के लिए वो शत्रु होगा। भारत की जहाँ तक नीति थी, गुट निरपेक्षता की थी, लेकिन भारत भी इस शीत युद्ध के खेल से अपने को बचा नहीं सका। अमेरिका ने जहाँ पाकिस्तान का समर्थन किया कश्मीर मामले में, उसी क्षण भारत के पास कोई विकल्प नहीं था बल्कि सोवियत संघ के खेमे में तो शामिल होना नहीं, लेकिन सोवियत संघ के प्रति अपना झुकाव दिखाना। और सोवियत संघ भी यही चाहता था। इसके अलावा भारत ने क्या किया? अरब राष्ट्रों से मैत्री का हाथ बढ़ाया। अरब राष्ट्रों से मैत्री का हाथ बढ़ाने की जो नीति थी वो भारत की विवशता थी, क्योंकि उसे भय था कि अरब राष्ट्र कहीं इस्लामिक मंच में शामिल होकर कश्मीर मामले में भारत विरोधी आलाप न गाने लगें। इसलिए भारत ने अरब राष्ट्रों से मैत्री की। देखिए, कश्मीर मुद्दे के परिणाम की बात कर रहा हूँ मैं कि कश्मीर मुद्दे के परिणामों में पहला परिणाम भारत पाकिस्तान के बीच कड़वाहट, दूसरा परिणाम कबायली हमले, तीसरा परिणाम धारा 370, चौथा परिणाम विदेश नीति में बदलाव, पांचवा परिणाम पाकिस्तान की ये 3-4 नीतियाँ, छठवां परिणाम भारत के द्वारा रूस की ओर झुकाव, अरबों के साथ मैत्री। और तो और 1962 में जो भारत और चीन का युद्ध हुआ, 1962 में भारत चीन युद्ध के परिप्रेक्ष्य में जब भारत ने अपना आधुनिकीकरण प्रारंभ किया तो ऐसा लगा कि कश्मीर समस्या से ये सैनिक समाधान निकाला जा रहा। भारत ने आधुनिकीकरण किस लिए किया था? क्योंकि चीन के युद्ध में भारत ने ये सीखा कि भारतीय फौज को आधुनिक होना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। दुर्भाग्य से 1962 का भारत चीन युद्ध भारत के लिए एक बहुत कड़वा अध्याय रहा और उसने ये बात सीखी कि उसे अपनी फ़ौज को आधुनिक करना पड़ेगा। पर ये भारत के आधुनिकीकरण के प्रयास को भी अब कश्मीर मुद्दे के परिप्रेक्ष्य में देखा जाने लगा। तो ये अगला परिणाम। उसके बाद अगला परिणाम कि भारत के विरुद्ध चीन के दबाव में पाकिस्तान ने 1965 में कच्छ पे हमला कर दिया। मतलब भारत पाकिस्तान युद्ध भी कश्मीर के ही मामले को लेकर हुआ था। 1965 का कच्छ, गुजरात के पास का क्षेत्र, वहाँ पर हमला किया और इस प्रकार पहला भारत पाक युद्ध हुआ। ये चीन का दबाव था, लेकिन भारत ने इसमें बड़ा करारा जवाब दिया और
पाकिस्तान को हार मानने के लिए विवश किया। इस लड़ाई में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जो नीति अपनाई, जो रणनीति अपनाई, वह एक बहुत सफल रणनीति थी। लेकिन भारत की इस रणनीति को पाकिस्तान ने फिर कमजोरी माना, क्योंकि भारत अभी भी चाहता था कि इस समस्या का निराकरण हो, और निराकरण के तहत वो कुछ हद तक झुकने के लिए तैयार था। इस झुकने को, भारत के नरम रवैये को पाकिस्तान ने एक कमजोरी माना, और उसके बाद फिर हमले हुए, फिर युद्ध हुआ, सोवियत संघ की मध्यस्थता हुई, ताशकंद का समझौता हुआ, और कोल्ड वॉर की राजनीति यहाँ खेली गई, शीत युद्ध की राजनीति खेली गई। और 15 अगस्त 1968 को इंदिरा गांधी ने अयुद्ध संधि का प्रस्ताव रखा, जिसे पाकिस्तान ने विश्व को मूर्ख बनाने का प्रयास कहकर निरस्त कर दिया। भारत ने प्रस्ताव रखा था कि हम एक दूसरे के प्रति युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा एक समझौता किया जाए। ये कब किया था? 15 अगस्त 1968 को लाल किले के मंच से, एक तरीके से हम कहेंगे, इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ये प्रस्ताव रखा था। लेकिन पाकिस्तान ने इसका भी विरोध कर दिया और उसका कहा कि विश्व को मूर्ख बनाने का ये प्रस्ताव है, तो हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। देखिए कैसे 1947 से शुरू हुई समस्या एक विकराल रूप लेते जा रही है, और इस समस्या के मूल केंद्र पर कश्मीर है, और कश्मीर के भारत में विलय को पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं। उल्टा पाकिस्तान दुनिया भर के मंच में भारत के विरुद्ध आग उगल रहा है, और विवशता में भारत कुछ हद तक अपनी विदेश नीति में बदलाव तो नहीं कहेंगे, पर कुछ विदेश नीति में कुछ ट्विस्ट लाता है, और सोवियत संघ और अरब देश आदि के साथ मित्रता के हाथ बढ़ाता है। भारत की ये नरमी को पाकिस्तान सतत एक गलत अंदाज में देखता है। परिणाम क्या होता है कि 1970 में पूर्वी पाकिस्तान में, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूँ, कि पूर्वी पाकिस्तान को लेकर एक मुद्दा सामने आता है। ये जो 1970-71 का जो बांग्लादेश का संकट कहलाता है, इसे कहते हैं बांग्लादेश का संकट। इसने स्पष्ट कर दिया कि 20वीं शताब्दी के बाद में मुस्लिम एकता का नारा अब एक चुकी हुई शक्ति है। अर्थात क्या? एक समय तक ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा था दुनिया में कि दुनिया के सारे मुस्लिम एक हैं, बहुत बड़ी ताकत हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। भारत ने अरब देशों के साथ मैत्री करके इस्लामिक एकता के खेमे में एक तरीके से सेंध डालने में सफल हुआ था। ऐसे ही बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर भी इस्लामिक एकता का जो ढकोसला पीटा जा रहा था, वो गलत साबित हुआ। बल्कि ये साबित हुआ कि ये इस्लामिक एकता की बात एक गई बीती शक्ति है, गई बीती बात हो गई। 1971 में जो युद्ध हुआ, या युद्ध के जो संकट आया, उसने पाकिस्तान को दो भागों में बांट दिया। पाकिस्तान जो 1947 में भारत का हिस्सा था, 1947 से पूर्व भारत दो भागों में बटा, भारत और पाकिस्तान। अब 1970-71 की लड़ाई में पाकिस्तान दो भागों में बट गया, और ये जो परिवर्तन है, ये एक तरीके से बहुत बड़ा परिवर्तन था। इससे भारत की जो पैरिटी प्राप्त करने के जो प्रयासों को बड़ा झटका लगा। अब भारतीय उपमहाद्वीप में 2 के स्थान पर 3 देश हो गए, परंतु सत्यता यही कि भारत ने पाकिस्तान का विभाजन नहीं कराया। पाकिस्तान ने तो स्वयं आत्महत्या कर ली थी। भारत और पाकिस्तान पहले एक थे, अब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश 3-3 होगा।
और आरोप ऊपर से ये बढ़ा जाने लगा कि भारत के द्वारा ये पाकिस्तान का विभाजन किया गया है, सच्चाई कुछ और है। कम से कम भारतीय नज़रिया यही है कि यह विभाजन भारत का कार्य नहीं है। निष्कर्ष ये कि 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान सतत रूप से भारत को इस बात का दोषी मानता रहा कि पाकिस्तान के विभाजन में भारत का हाथ है, कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने में भारत का हाथ है, और इस प्रकार भारत के विरुद्ध उसके द्वारा जहर उगलना कई गुना ज़्यादा बढ़ गया अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। ये सारी बातें मैं किस परिप्रेक्ष्य में कर रहा हूँ? कश्मीर समस्या के मद्देनज़र उभरे हुए भारत और पाकिस्तान के कड़वे संबंधों की बढ़ती कड़वाहट के संबंध में, कड़वे संबंधों की बढ़ती कड़वाहट के संबंध में बात कर रहा हूँ। तो बात आई 1971, और 1971 में पाकिस्तान टूटता है तो उसका दोष भी पाकिस्तान भारत पे मढ़ता है, यद्यपि भारत की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। 1971 की लड़ाई के बाद भारत ने फिर से प्रयास किया कि दोनों के संबंधों में पुनर्विचार हो, और इसलिए एक तरीके से शिमला समझौते के रूप में एक समझौता सामने आया जिसे हम कहते हैं शिमला समझौता। ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में होता है। ये जुलाई 1972 में दोनों के बीच में शिखर वार्ता हुई। शिखर वार्ता मतलब जहाँ पे सर्वोच्च मुखिया किसी अहम मुद्दों को लेकर गहन चर्चा करते हैं और फिर कुछ निर्णय पर आते हैं। इस शिखर वार्ता में तय हुआ जो एक दूसरे के जो सैनिक बंदी बनाए गए थे उनकी अदला बदली होगी, पाकिस्तान बांग्लादेश को मान्यता दे देगा, भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंध कूटनीतिक संबंध होंगे और सामान्य होंगे, और साथ ही कश्मीर मामले को लेकर भी वहाँ चर्चा हुई। तो ये जो शिमला समझौता है ये बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, मील का पत्थर है भारत पाकिस्तान रिश्तों को सुधारने के प्रयास में, क्योंकि इसमें वास्तव में कुछ सार्थक प्रयास हुए थे और ऐसा लग रहा था कि भारत पाकिस्तान के संबंध थोड़े सही पटरी पर बैठेंगे। ये 1972 जुलाई की बात है। मैं पुनः दोहरा दूं, इसमें एक दूसरे के सैनिक बंदियों की वापसी की बात, दूसरा पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश की सरकार को मान्यता दे देना और बांग्लादेश के अस्तित्व को स्वीकार करने की बात, तीसरा भारत द्वारा बांग्लादेश के साथ कूटनीतिक संबंध बनाने की बात, और चौथा कश्मीर मामला। इस पर चर्चा हुई और इस समझौते में जो मुख्य बातें थी वो ये था कि पारस्परिक झगड़ों को द्विपक्षीय बातचीत से सुधारा जाएगा। पहली बात, शिमला समझौते का जो मुद्दा था, जो सहमति बनी, वो क्या थी? पहला कि भारत और पाकिस्तान के बीच के जो झगड़े हैं ये द्विपक्षीय झगड़े हैं, हम दोनों के बीच के झगड़ों को हम दोनों के बीच में ही सुलझाया जाएगा, कोई तीसरी शक्ति नहीं आएगी। दूसरा, दोनों देश एक दूसरे की एकता, अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे। एक दूसरे की अखंडता, एक दूसरे की एकता, एक राष्ट्र की एकता और उसके साथ ही स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे। तीसरा, दोनों एक दूसरे की क्षेत्र की अखंडता और स्वतंत्रता के विरुद्ध किसी तरह का गलत भाषा का प्रयोग या गलत किसी तरह का बल का प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे, एक दूसरे की अखंडता को बनाए रखने में या एक दूसरे के खिलाफ अखंडता को, राष्ट्रीय अखंडता को, क्षेत्रीय अखंडता को तोड़ने में बल प्रयोग नहीं करेंगे या किसी तरह की गलत भाषा, धमकी आदि का उपयोग नहीं करेंगे। जो 5 बिंदु थे जिस पे शिमला समझौता हुआ था जुलाई 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच, उसका चौथा बिंदु था कि एक दूसरे के विरुद्ध किसी तरह का प्रचार नहीं किया जाएगा। ये प्रचार की बात कहाँ से आई? याद रखेंगे, ये शीत युद्ध का काल है और शीत युद्ध के काल में
प्रचार माध्यमों का दुरुपयोग दूसरे देशों के प्रति एक सामान्य बात थी। प्रचार माध्यमों के बल से, प्रचार माध्यमों का उपयोग करते हुए दूसरे देशों को उकसाना, ये एक बहुत सामान्य बात थी शीत युद्ध के काल में। और भारत पाकिस्तान के बीच में भी एक तरीके से शीत युद्ध ही चल रहा था। तो ये समझौता हुआ कि हम किसी तरह के प्रचार माध्यमों का उपयोग नहीं करेंगे, किसी तरह का एक दूसरे के विरोध आवाज़ नहीं उठाएंगे। और पांचवा और अंतिम बिंदु जिस पर सहमति हुई वे ये था कि हम परस्पर सामान्य संबंध बनाने का सतत प्रयास करते रहेंगे, यानी सामान्य बनाने की प्रक्रिया हम बनाए रखेंगे। ये शिमला समझौते की महत्ता क्या है? ये तो हुआ शिमला समझौता, शिमला में हुआ था। शिमला यानी हिमाचल प्रदेश। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वहाँ आए, श्रीमती इंदिरा गांधी दिल्ली से वहाँ गईं और उसके बाद कुछ दिनों की बैठक के बाद जो दोनों के बीच में समझौता हुआ था उसके ये 5 बिंदु थे। और शुरू में मैंने बताया कि किन 4 बातों को लेकर डिस्कशन चला। अब यदि हम इसकी महत्ता की बात करें कि शिमला समझौता महत्वपूर्ण क्यों है, तो उसके कई कारण हैं। पहला, द्विपक्षीय सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। दोनों देशों में सहमति बनी कि भारत और पाकिस्तान के बीच के मसले केवल भारत और पाकिस्तान ही सुलझाएंगे, कोई तीसरा देश इसमें नहीं दखल देगा। यानी द्विपक्षीय सिद्धांत का प्रतिपादन और उसकी स्वीकृति। कोई भी तीसरा देश हम दोनों के विवाद में शामिल नहीं होगा। किसी भी तरह से दूसरे देश के द्वारा आना इस मामले में हस्तक्षेप माना जाएगा। तो इस प्रकार कश्मीर की समस्या जो थी वो किसी भी क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब नहीं उठाई जाएगी। इस तरीके से एक तरह से ये बात स्वीकार हो गई। लेकिन भुट्टो और बाद में उनके जनरल, उन्होंने ही इसी मामले को बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया। पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि शिमला समझौते में स्वीकार हुआ कि यह मामला द्विपक्षीय है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत और पाकिस्तान दोनों सिद्धांततः इस बात को मान लिए कि हमारे बीच के विवाद द्विपक्षीय ही रहेंगे। कोई तीसरी ताकत, कोई तीसरा देश इस मामले में दखल नहीं देगा और उसे हस्तक्षेप माना जाएगा। यदि इसे भावार्थ के रूप में देखा जाए तो इसके मायने ये हुए कि इस बात पे सहमति की हुई हम किसी बड़े मंच पर, किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का मामला नहीं उठाएंगे। परंतु जैसा मैंने कहा, भुट्टो और बाद में उनके जनरलों ने ही कई बार इस समझौते के खिलाफ जाकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों में कश्मीर का राग आलापा है। शिमला समझौते के पश्चात अगस्त 73 को फिर भी बात आगे बढ़ाते हुए दिल्ली समझौता हुआ और जिसके द्वारा ये तय हुआ कि युद्ध की जो कुछ अन्य समस्याएं रह गई थीं उसका निराकरण कर लिया गया। पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश को बिना शर्त मान्यता, लेकिन 74 से 76 की अवधि में पाकिस्तान के भारत विरोधी रवैये के कारण कोई खास प्रगति नहीं हो पाई। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद से बंद हुए सभी तरह के रिश्ते जहां एक ओर प्रारंभ हुए, वहीं निजी व्यापार भी अंततः 1976 में दोनों देशों के बीच में प्रारंभ हो गया, पुनः स्थापित हो गया। रेल, सड़क, वायु यातायात के अलावा भारत के द्वारा जो सतत रूप से मैत्री का हाथ बढ़ाया जा रहा था, ये पूरा विश्व जानता था। शिमला समझौता भी उसी का एक हिस्सा ही था। और पाकिस्तान भी भारत के दबाव में और विश्व जनमत के दबाव में, विश्व राजनीति के दबाव में एक तरीके से अपने को दूर नहीं रख पा रहा था इस मैत्री के हाथ में साथ देने के लिए। तो 2 महत्वपूर्ण कार्य हुए और उनमें एक दूसरे के बीच में भारत पाक जल संधि और उसके बाद विदेश सचिवों का आना जाना,
ये इस काल में 1976 के बाद हुआ। अर्थात ये कि विश्व के 1972 के शिमला समझौते के बाद सतत रूप से प्रयास सुधार की दिशा में होते रहे, संबंधों के सुधार की दिशा में।